हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, कैसे सब लोग आप लोग? मैं राजेश कुमार फिर से आ गया हूँ और इस बार कुछ नया टॉपिक लेके आया हूँ तुम्हारा। इस बार राइटिंग वाला पार्ट। आप लोगों ने पिछले दो वीडियो में देखा होगा, मेरी दो टाइट्रेशंस थी। टाइट्रेशन वन जिसमें हम लोगों ने मोर्टसाल्ट को टाइट्रेट कराया था KMnO4 के साथ में, और सेकेंड टाइट्रेशन थी हमारी ऑक्जेलिक एसिड को KMnO4 के साथ में कराया था। और दोनों में अलग अलग जो है कैलकुलेशन मेथड और उसका बनाने का प्रोसीजर सब कुछ डिफरेंट था। अब आज जो हम उन्हीं दो टाइट्रेशन का लिखने का तरीका जर्नल के अंदर और बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखा जाता है इनको, वो सारा पूरा प्रोसीजर आज हम लोग करते हैं। बच्चे एंड मोमेंट पे आकर के एंग्जाइटी में आ जाते हैं, सर क्या करें, हमें ये नहीं आता, हमें वो नहीं आता, हम सब भूल गए, वो सारी चीज़ें। तो ये वीडियो मैं उसी वजह से बना रहा हूँ ताकि वो बोर्ड में उनको किसी भी टाइप की कोई भी एंग्जाइटी नहीं रहे और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली एकदम एग्जाम में जाकर के अपना एग्जाम देके आए और सारा अपना काम कंप्लीट करें। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसमें कि टाइट्रेशन को जर्नल में कैसे लिखा जाता है और टाइट्रेशंस को बोर्ड में किस हिसाब से आप लोगों को पेपर में लिखा जाता है। ये आज हमारा टॉपिक रहेगा पूरा। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं इसके अंदर वो रहेगा बेटा आप लोगों का टाइट्रेशन जो है वो किसमें, इन जर्नल। जर्नल जर्नल को अपन लैब रिकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं, लैब रिकॉर्ड। ये सारा कच्चा चिट्ठा होता है तुम्हारा जिसमें आप लोग पूरे साल भर में जो भी काम करते हैं वो सब के सब इसमें लिखा होता है। जर्नल और रिकॉर्ड जिसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है। उसमें सारा आप लोग को डेट के साथ में अपडेट रखना पड़ता है और एग्जामिनर आकर इसको चेक करेगा और इसके भी मार्क्स होते हैं बेटा, जरा ध्यान देना। तो जर्नल के अंदर अगर अपन ओपन करते हैं जर्नल को, इसके अंदर दो पेजेस होते हैं। एक पेज होता है आपका ब्लैंक पेज और दूसरा होता है लाइन्ड पेज। तो मैं उसी फॉर्मेट से आपका एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा और फिर उसमें क्या क्या लिखना है पहले सीक्वेंस से मैं सारा लिखूंगा और सीक्वेंस के बाद में सारा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा रहेगा यहां से अपना ये पूरा आपका ये पूरा जर्नल को ओपन करने के बाद में आपका पूरा पार्ट रहेगा, ठीक है बेटा। और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं अपने। फर्स्ट यहां से, ये सेकेंड यहां पे। ये वाला पेज तो रहेगा आपका ब्लैंक और ये कौन सा रहेगा आप लोग का, लाइन। मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि अपने को स्पेस पूरा मिल जाए अच्छे से, ठीक है ना। ये वाला ब्लैंक पेज रहेगा और ये वाला कौन सा रहेगा, लाइन पेज। इसको लिख दीजिए ब्लैंक, ठीक है। और ये क्या रहेगा आप लोग का, रूल्ड और या फिर लाइन, ठीक है। तो आप बार बार अगर जनरल अभी तक तो सारे लोगों ने कंप्लीट कर चुके हो, कर ली होगी, लेकिन कुछ भी ऐसे बच्चे काफी सारे बैठे रहते हैं जिनकी जर्नल कंप्लीट होती नहीं है और उनको पता ही नहीं होता क्या प्रोसीजर होता है इसमें। तो उन्हीं लोगों के लिए कर रहे हैं और अगले साल जो भी होगा आप लोगों को काम आएगा, अच्छे से ध्यान रखना इसमें, ठीक है। तो पहले सबसे पहले लाइन साइड में देखते हैं। डेट वगैरह सारा नंबर ऑफ पेजेस वगैरह हर एक जर्नल का अलग अलग फॉर्मेट होता है, वो आप लोग करते रहना उसमें। मैं मेन पॉइंट पे आ जाता हूँ। जो फर्स्ट चीज रहेगी इसके अंदर उसको आपको क्या लिखना बेटा, एम लिखना है। एम क्या होगा, एम में होगा जैसे हो गया प्रिपेयर, जैसे M/20 सोल्यूशन ऑफ मोहर सॉल्ट इन 100 मिलीलीटर और बाय यूजिंग दिस सोल्यूशन डिटरमाइन द मोलारिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द KMnO4 सोल्यूशन। KMnO4 सोल्यूशन ये हमारा एम रहेगा, ठीक है। तो प्रिपेयर M/20 सोल्यूशन ऑफ मोर सॉल्ट और इसकी जगह पे आप लोगों का ऑक्जेलिक एसिड का भी हो सकता है इसमें, ठीक है ना। तो आप जरा ध्यान दीजिए इसमें। ये पहला एम हो जाएगा। सेकंड नंबर जो पॉइंट आएगा उसके अंदर वो क्या आएगा आपका, थ्योरी का। थ्योरी को आप लोगों को किसमें से लिखना है, आपके लैब मैनुअल में से। एक किताब होती है जिसके अंदर सारे एक्सपेरिमेंट्स दे रखे, तो उसमें आपको थ्योरी दे रखी होती है उस पर्टिकुलर इसकी टाइट्रेशन की, वो आपको लिखना होता है। उसमें क्या लिखा होता है कि टाइट्रेट कौन है, टाइट्रेंट कौन है, कैसे टाइट्रेशन होता है, कैसे रेडॉक्स रिएक्शन होती है, किस हिसाब से आयंस अपने आप को एक्सचेंज करते हैं, वो सारी थ्योरी उसमें दे रखी होती है। ज्यादा बड़ी नहीं लिखनी, उसमें से मेन पॉइंट आपको लिखना होता है थ्योरी का, ठीक है। अब थ्योरी के बाद में थर्ड नंबर आता है, वो होता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, अभी केमिकल इक्वेशंस जो रहती है वो कौन सी रहेगी,
ठीक है, वो रहेगी आपकी फर्स्ट नंबर पे। एक तो होगी मॉलिक्यूलर इक्वेशन, और दूसरे नंबर पे रहेगी वो आपकी कौन सी रहेगी, सेकंड नंबर पे वो होगी आयोनिक इक्वेशन। कौन सी रहेगी बेटा, आयोनिक इक्वेशन। ठीक है, ये दो टाइप की इक्वेशंस रहती है, मॉलिक्यूलर इक्वेशन और आयोनिक इक्वेशन। ये थ्योरी के जस्ट बाद में आप लोगों को लिखना है। ठीक है, अब इक्वेशन में थोड़ी एम्बिग्विटी है, कुछ लोग बोलते हैं कि इसको यहाँ पे लिखना है ब्लैंक पेज पे, कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पे। तो जैसे आपके टीचर्स बोले उस हिसाब से आपको लिखना है। अगर वो बोले लाइन पे लिखना है लाइन साइड में, ब्लैंक पे तो ब्लैंक साइड में आपको उसको इक्वेशन लिखना है। बट ये दो चीजें आपको लाइन साइड में ही लिखनी है। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर पे जो चीज आएगी हमारे पास में वो रहेगा आपका केमिकल इक्वेशन के बाद में, वो है प्रोसीजर ऑफ मेकिंग। प्रोसीजर ऑफ मेकिंग क्या, m/20 मोहर सॉल्ट सोल्यूशन इन 100 मिलीलीटर। ठीक है, नहीं ये आपको इसमें देखने को होता है इसमें। ठीक है, प्रोसीजर इसके बाद में आपको लिखना होता है। अब कुछ प्रोसीजर लिखवाते हैं, कुछ नहीं लिखवाते, लेकिन जो प्रोसीजर लिखवाते हैं तो उसका कैलकुलेशन भी तो जरूरी होता है। तो कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इस जगह पे कैलकुलेशन आ जाएगा। देखिए ये तो 4 हो गया, यहाँ पे अपना 4 डैश मतलब 4 के बाद वाला आपका जो रहेगा। इसमें क्या रहेगा, आपकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, m/20 बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग क्योंकि उसका मोर सॉल्ट का फॉर्मूला हो जाएगा। फिर बाद में आपका क्या हो जाएगा, मोलारिटी हो जाएगी। मोलारिटी कितनी दे रखी, 1/20 कैपिटल M दे रखा है, अंडरस्टूड। और फिर बाद में इसका मोलर मास है, मोलर मास हो जाएगा। मोलर मास कितना दे रखा है आप लोगों का, जो 392 ग्राम पर मोल हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, ये हो गया मोलर मास। और फिर इसके बाद आप इसका क्या निकाल दोगे, स्ट्रेंथ निकाल दोगे। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलारिटी इनटू मोलर मास। ये किसका हो जाएगा, ये मोर सॉल्ट का, ms मतलब मोर सॉल्ट का। तो मोलारिटी आपकी जैसे 1/20 थी, मोलर मास 392 था, तो आपका था 19.6 ग्राम पर लीटर। राइट, ये आपको कैलकुलेशन पहले भी मैंने 2 टाइटेशन में करा रखा है, इसमें भी आप लोग को इस हिसाब से मेंशन करना है। फिर आप देखो वो यूनिटरी मेथड से कि 1000 मिलीलीटर में आप कितना डाल रहे हो, 19.6 डाल रहे हो, तो 100 ml में कितना डाल दोगे, वो डाल देंगे x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.96 ग्राम। अंडरस्टूड, ये आपका स्ट्रेंथ आ गई किसकी, मोर सॉल्ट की, यानी इतने ग्राम आपको डिसॉल्व करना है। तो प्रोसीजर में आप क्या लिखोगे कि मेजर 1.96 ग्राम ऑफ मोर सॉल्ट, transfer in the volumetric flask, add some amount of the water, some amount of the water, and dissolve it, and prevent the reaction, prevent the more salt from hydrolysis. Add 2 or 3 drops of the concentrated H2SO4, and after that make it 100 milliliter. इतना सा प्रोसीजर लिखना है आप लोग को। तो क्या लिखोगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेजर 1.96 ग्राम ऑफ मोहर सॉल्ट, comma transfer it in volumetric flask हो गया। then add some amount of water, comma dissolve it, then उसके बाद में क्या करना पड़ेगा बेटा, एड मैं थोड़ा सा इसका फ्रेमिंग लिख रहा हूँ छोटे छोटे फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। एड 2-3 drops of concentrated H2SO4 to prevent from hydrolysis. Then क्या हो जाएगा, then make it 100 मिलीलीटर। ठीक है ना, ये मेक दिया आपका प्रोसीजर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आराम सामने हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, अगर ऊपर नीचे तो चलेगा। ठीक है, ये 4th वाला पार्ट है और ये 4 डैश लिख दिया, तो इसी के बाद वाला पार्ट रहेगा। ठीक है बेटा, ये इसका प्रोसीजर ऑफ मेकिंग दिस मोर सॉल्ट सॉल्यूशन 100 मिलीलीटर आ जाता है। फिर वापस आप लोगों का क्या आ जाएगा, 5th नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, इंडिकेटर यूज्ड। ठीक है, इंडिकेटर यूज में क्या होगा, इंडिकेटर क्या यूज करते हैं बेटा आप लोग, इंडिकेटर देखिए वैसे तो कोई इंडिकेटर यूज नहीं करते हैं इसके अंदर, KMnO4 इज एक्टिंग एज अ सेल्फ इंडिकेटर, लेकिन बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में या भूलने की वजह से, या फिर हो सकता है शायद उन्होंने पढ़ा नहीं हो, तो वो लोग क्या करते हैं इंडिकेटर यूज में डाल देते हैं मिथाइल ऑरेंज या फिनोल्फथलीन, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा बेटा। कभी भी अपन लोग रेडॉक्स टाइट्रेशन में जब KMnO4 यूज करते हैं उसमें आप लोग मिथाइल ऑरेंज और
फिनोल्फ्थालीन नहीं डालते, क्योंकि KMnO4 इटसेल्फ इज एक्टिंग एज अ सेल्फ इंडिकेटर। तो वो क्या करेगा, रेडॉक्स रिएक्शन पूरी खत्म कर देगा और खुद ही अपना कलर उसके अंदर प्रेजेंट कर देगा। खुद उसका कलर डार्क पिंक होता है, इसमें पर्पल कलर जो वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर देता है इसमें, जैसे और वो बता देता है कि रेडॉक्स टाइट्रेशन आपकी खत्म हो चुकी है। अगर आप इसकी जगह पे K2Cr2O7 लेते हो तो इसमें आप लोग डाइफिनाइलामाइन लेते हैं, इसके अंदर उसका इंडिकेटर डाइफिनाइलामाइन रहेगा जो ब्लू कलर का सोल्यूशन देगा, बट वो हमारे कोर्स में है नहीं, ठीक है। और इंडिकेटर आप लोग न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन में यूज करते हो, लास्ट 11th स्टैंडर्ड में किया होगा आप लोगों ने, जिसमें अपने मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन, और या फिर आप कॉलेज में EDTA के साथ में करोगे, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट आयंस वाली एक रहेगा, हार्डनेस ऑफ वाटर पता लगाना, या काफी सारी टाइट्रेशंस में आप लोग उसको मिथाइल ऑरेंज और ये KMnO अपना फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर को यूज करने वाले हैं, ठीक है। बट यहाँ पे अपन को नहीं करना, तो इसमें सिंपली आपको क्या लिखना है कि KMnO4 itself is self indicator, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। थोड़ी राइटिंग छोटी है, इसको जूम करके देख लेना बेटा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका KMnO4 itself is सेल्फ इंडिकेटर। 6 नंबर पे क्या आ जाएगा बेटा, वो हो जाएगा एंड पॉइंट। एंड पॉइंट, सो एंड पॉइंट, एंड पॉइंट क्या होता है, जब आप टाइट्रेशन कर लेते हो, कॉनिकल फ्लास्क में आपने मोर सॉल्ट डाल दिया और थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO डाल करके सीधा टाइट्रेशन करते हो, तो टाइट्रेशन से पहले जो सोल्यूशन का कलर होता है ट्रांसपेरेंट, और जब बस टाइट्रेशन खत्म हो जाती है, आपका फर्स्ट रीडिंग खत्म हो जाती है, तो कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। यानी ट्रांसपेरेंट से सोल्यूशन का कलर क्या हो गया, लाइट पिंक हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट से क्या हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। पिंक कैसा होना चाहिए बेटा, लाइटेस्ट ऑफ द लाइटेस्ट पिंक होना चाहिए, लाइट पिंक हो जाना चाहिए, ठीक है। ट्राई करो कि ड्रॉप बाय ड्रॉप लीजिए, आपका एंड पॉइंट बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में जो नंबर आता है, इसके बाद में 6 नंबर वो आता है आप लोग को ऑब्जर्वेशन टेबल का। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं, इस जगह पे क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ऑब्जर्वेशन टेबल, ऑब्जर्वेशंस एंड ऑब्जर्वेशन टेबल, ठीक है। वो क्या होगा बेटा, ऑब्जर्वेशन टेबल, आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है, ऑब्जर्वेशन टेबल, ये 3 आपके कॉलम्स बना देते हैं इसके अंदर, ये ऑब्जर्वेशन टेबल हो गया, राइट। सारा मैं सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूं, क्योंकि पहले 2 टाइट्रेशन में मैंने रीडिंग के साथ में बताया था आप लोगों को। तो ये हो जाएगा सीरियल नंबर, ये इनिशियल रीडिंग हो गया, ये हो जाएगा आपका फाइनल रीडिंग, और ये हो जाएगा आपका डिफरेंस। ये किस में आ जाएगा, मिलीलीटर में, ये भी आपका मिलीलीटर में, ये भी आपका किस में आ गया, मिलीलीटर में। ये तीनों के तीनों मिलीलीटर में आ जाते हैं, ठीक है। कितनी रीडिंग लेनी होती है बेटा, 1 2 3, ठीक है। पहली रीडिंग शुरू होती है 0.0 से, फिर फाइनल, फिर इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है ना। तो इसको आप ले तो V1 ले लीजिए, V2 ले लीजिए, और ये हो जाएगा V2 माइनस V1, तो ये आ जाएगा। फिर ये वाली रीडिंग यहाँ आ जाएगी, ये वाली यहाँ आ जाएगी, और फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे, फिर ये वाली रीडिंग यहाँ आ जाएगी, फिर इसमें से इसको यहाँ माइनस करके आपको लिख देना है, ठीक है। 3 रीडिंग लेनी, ठीक है। तो अब ऑब्जर्वेशन टेबल है। अब होता क्या है कि टीचर्स बोलते हैं कि प्रोसीजर भी लिखो इसका, किसका, कि टाइट्रेशन कैसे किया, ये प्रोसीजर अलग है, ये M/20 बनाने का प्रोसीजर है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि भाई जो आपने टाइट्रेशन किया उसका भी प्रोसीजर लिखो, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में आप डाल दीजिए। क्या लिखोगे शॉर्ट फॉर्म के अंदर, जरा ध्यान दीजिए इसके अंदर, कि pipette out 10 milliliter of the Mohr salt and transfer in the volumetric flask, sorry conical flask, और conical flask में आप क्या करोगे, एक टेस्ट ट्यूब भर के आप H2SO4 डाल दोगे डाइल्यूट, ठीक है, और फिर उसको सीधा टाइट्रेशन करना है इसमें, ठीक है। तो वही वाला पूरा मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इंक का इश्यू है। चलिए 7 नंबर पे आप देखिए, इसमें क्या करोगे, प्रोसीजर, PROCEDURE, प्रोसीजर ऑफ टाइट्रेशन। तो क्या लिखोगे इसमें बेटा, प्रोसीजर ऑफ टाइट्रेशन में देखिए, pipette out 10 ml of Mohr salt, comma transfer it in conical flask, ठीक है बेटा। then add 10 ml around 10 ml 1 tt मतलब एक टेस्ट ट्यूब भर के, ठीक है, 1 टेस्ट ट्यूब भर के आप क्या डाल दोगे, डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। देन क्या करोगे इसको, देन टाइट्रेट अगेंस्ट KMnO4 सॉल्यूशन।
तो समझ आ गया, ये करना है। और फिर टेक आउट द रीडिंग, और टोटल रीडिंग कितनी निकालनी है आप लोगों को, 3 रीडिंग्स निकालनी। इतना सा प्रोसीजर बहुत है। मेन काम तो करें कि पेट आउट करना है सब करके या पंप से, और फिर उसमें कॉनिकल फ्लास्क में डाल के टाइट्रेशन करना है। कुछ भी आपका चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो आपका इसमें रीडिंग आ जाएगा इसमें, राइट। कोई डाउट हो तो बता दीजिए, इसमें नो चेंजेस एट ऑल। तो ये 6 के बाद में ये 7 नंबर यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है इसको अपन ले लेते हैं 6 डैश। ये नंबर जो 6 डैश लेने के पीछे का रीजन कुछ और है, मैं बाद में बताऊंगा, सबसे लास्ट में ध्यान रखना है इसमें। 7 पॉइंट आ गया इसका, और ये भी आपका ऑब्जर्वेशन टेबल। अब 3 ऑब्जर्वेशन लेने के बाद में आप लोगों को क्या करना है बेटा, इसमें आपको लिखानी कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग। कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग, अब कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं, तीनों को ऐड कर देते हैं और उसका एवरेज निकाल देते हैं। बेटा ये चीजें गलत हैं, ठीक है ना। करते हैं, काफी सारी जगहों पे करते हैं, बट ऐसे बोल भी नहीं सकते, डिपेंड करता है कि आपको इंस्ट्रक्शंस क्या मिली हुई। बट लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं बेटा, कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग निकालते हैं। अभी कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग होती क्या है कि जैसे 3 रीडिंग ले ली आपने, तो 2 क्लोजली रिलेटेड रीडिंग आपको लिखनी पड़ती है। जैसे 10.1 आई, फिर बाद में 10.2 आई, और थर्ड वाली 10.1 आई, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10.1 आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड रीडिंग है सेम है, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है बच्चों का फर्स्ट रीडिंग 10.1 है, सेकंड वाली रीडिंग 10.2 है, थर्ड वाली रीडिंग 10.3 है, ठीक है, और किसी का कोई रिलेशन ही नहीं है, तीनों रीडिंग अलग अलग है। तो उस केस में आप क्या करो, फोर्थ रीडिंग और निकालो अच्छे से। तो वो किससे मिलती है, अगर वो फर्स्ट से मिलती है तो आपका क्या हो जाएगा, 10.1 हो गया। अगर सेकंड से मिलती है तो 10.2 हो जाएगा, थर्ड से मिलती है तो 10.3 हो जाएगा। तो उसमें क्या करना है, जो फर्स्ट रीडिंग थी वो तो जैसे मान लो 10.1 थी, दूसरी वाली 10.23 और थर्ड वाली कौन सी थी, 10.3 थी। तो उसमें क्या करना है, आप जो फोर्थ रीडिंग ले रहे हो ना, जब वो रीडिंग मान लो इसके बराबर आती है तो भी आप इसको हटा दीजिए और हटा करके 10.1 लिखिए। अगर 10.2 के बराबर आती है तो ये 10.2 लिख दीजिए। आई पास में तो थर्ड रीडिंग 10.3 नहीं लिखना, जो फोर्थ वाली रीडिंग उसको थर्ड बना करके लिख दीजिए। और वैसे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट है, पहली रीडिंग निकाल करके आगे क्या कर सकते हैं जो मैं बताना नहीं चाहता, बट एवरीवन नोज दैट। तो ये 10.1, 10.2 और ये हो गया। तो हमारी कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग कौन सी हो जाएगी आप लोगों की, 10.2 मिलीलीटर आ जाएगा। यूनिट लिखना मत भूलना, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद में नंबर आएगा किसका, कैलकुलेशंस का। किसका, कैलकुलेशन। और ये कैलकुलेशन अब किसकी हो जाएगी, KMnO4 के लिए हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो आप इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको पता है M1V1 = M2V2 हो गया, बोलो क्लियर। अब आपको स्टैचोमेट्रिक नंबर बैलेंस करना है, जो आपने मॉलिक्यूलर इक्वेशन लिखी थी जिसमें 2 KMnO4 यूज किया था और मोल सॉल्ट था 10 मोल सॉल्ट यूज किया था। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, इसको डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, ठीक है। इसको करके आप इसका आंसर किसका निकालोगे, M1 का। M1 की वैल्यू आ जाएगी किसमें, मोल पर लीटर में। ये M1 किसका होगा, KMnO4 का, ठीक है। ये KMnO4 का आ गया, अंडरस्टूड। M1 आ गया। अब लास्ट में क्या करना है, इसके अंदर स्ट्रेंथ निकालिए, कैलकुलेशन पूरा हो गया। अब आप निकालोगे स्ट्रेंथ किसकी निकालोगे बेटा, वो भी KMnO4 की। तो वो कितना हो जाएगा, वही फॉर्मूला मोलारिटी इनटू मोलर मास हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो मोलारिटी अगर है तो मोलारिटी कितनी दे रखी है इसमें, जो भी आपका आता है, सपोज जैसे x आया तो यहाँ लिख दीजिए x, और इनटू मोलर मास अगर आता है होता है आपका 158, तो आपका जो भी आंसर आता है वो किसमें आ जाएगा, ग्राम पर लीटर में आ जाएगा। बोलो समझ आ गई मेरी बात। तो स्ट्रेंथ आ गई हमारी ये वाली, ठीक है। ये काम कंप्लीट हो गया अच्छे से। अब अगला टॉपिक क्या रहेगा, ये मैं ब्लैंक वाला कर रहा हूँ और ये वाला आपका कौन सा कर रहा हूँ, जो आपके लाइन साइड में। फिर 7 के बाद में नंबर आ जाएगा कौन सा, 8th वाला नंबर, अंडरस्टूड। अब 8th वाले नंबर में क्या करना है, ये सारा काम खत्म। अब आपको लिखना है रिजल्ट। क्या लिखोगे यहाँ पे, रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट जो होता है उसमें क्या लिखोगे कि मोलारिटी ऑफ KMnO4 वो आपको लिखनी है, वो आ जाएगी मोल पर लीटर, और या फिर कैपिटल M लिख दोगे, मोलार, और इसके बाद में फिर आ जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4, वो आ जाएगा किसके अंदर, वो आ जाएगा ग्राम पर लीटर में, अंडरस्टूड। तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट के बाद में लास्ट जो आएगा वो किसका पॉइंट आएगा, वो हो जाएगा प्रीकॉशन का, प्रीकॉशंस। तो प्रीकॉशंस में आपको 2 से 4 लिख सकते हैं। एक तो हो जाएगा आपका कि भी एयर बबल नहीं छोड़ रखना उसमें, ब्यूरेट में लोअर साइड में, और पिंच कॉक वाली ब्यूरेट यूज नहीं करनी है। अच्छा, फनल को थोड़ा सा लिफ्ट अप करके आपको KMnO4 को भरना है,
ठीक है ना। और दूसरा जो है, पहले सारा जो भी डिस्टिल वाटर से रिंस करो ब्यूरेट को, फिर बाद में KMnO4 से रिंस करो, जो भी आपके प्रिकॉशंस है वो आपको लिखना है, ठीक है ना। ये सारा आप लोग को टाइट्रेशन का उसमें कंप्लीट करना है, ठीक है। अब इस टाइट्रेशन को बोर्ड में कैसे लिखते हैं? अब बोर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट 8 मार्क की टाइट्रेशन आती है वाली, ठीक है। अब इसमें बोर्ड में लिखने के लिए अब आपको करना क्या है, CBSE बोर्ड के अंदर 8 मार्क की आती है इसके अंदर। अब इसको लिखना क्या है, कैसे? वहां पे तो आपको एक ही शीट मिलती है जिसमें सारे लाइन होते हैं, इसमें सिर्फ लाइंस होती है, इसमें से किसी भी टाइप का कोई भी आपका ब्लैंक पेज नहीं होता है। तो अब जो मैं बता रहा था, जो नंबर मैंने फॉलो करवाया ना आपको, उसी नंबर से आपको फॉलो करना है, ठीक है। ध्यान देना बेटा, क्योंकि अल्टीमेटली बोर्ड के मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हुए ना। तो फर्स्ट नंबर एम लिख दिया, फिर थ्योरी लिख दी, थ्योरी में भी 4 लाइनें लिख दी, इसके बाद में केमिकल इक्वेशन मॉलिक्यूलर आयनिक लिख दिया, फिर इसके बाद में प्रोसीजर में छोटा सा पॉइंट लिख दिया, और प्रोसीजर के बाद में 4 के बाद में जो मैंने बताया 4 डैश है, इस 4 के बाद में 4 डैश लिखना है, यानी ये प्रोसीजर लिख दिया, उसके बाद में ये कैलकुलेशन आपको वहां पे नीचे शो करनी है। समझ में एक बात, इसलिए मैंने 4 के बाद में 4 डैश लिखा, तो ये वाला, देन इसके बाद में ये वाला, अंडरस्टूड। यहां तक आपका ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये वाला यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ पे इस जगह पे आ जाएगा, जैसे ही खत्म होता है, ठीक है बच्चों। ये वाला मैं अंडरलाइन कर देता हूं, यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा। फिर जैसे ये कैलकुलेशन खत्म हो जाती है, फिर आप लिखोगे इंडिकेटर यूज एंड पॉइंट, फिर बाद में वो प्रोसीजर ऑफ द टाइट्रेशन लिखना है तो लिखिए, वो जो अगर आपको एग्जामिनर बोलते हैं तो ठीक है। और इसके बाद में 7 के बाद में ये आ जाएगा, सॉरी 6 आ गया, 6 के बाद में आप लिखोगे 6 डैश, 6 डैश। 6 डैश का मतलब क्या हो गया, यहां तक जो भी था आपका, यहां से लेकर के यहां तक, वो आपका यहां पे आ जाना चाहिए, 6 के बाद में 6 डैश, ठीक है। ऑब्जर्वेशन टेबल के साथ, इज इट क्लियर? तो 5th हो गया, 6 हो गया, 6 के बाद में 6 डैश हो गया, 6 डैश के बाद में आपका आ जाएगा 7th नंबर, ठीक है। 7th नंबर में आपने प्रोसीजर वगैरह सारा लिख दिया, ठीक है। और प्रोसीजर के बाद में आपको अल्टीमेटली क्या करना है, प्रोसीजर खत्म कर दिया, और इसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा 7 डैश कैलकुलेशन, ठीक है। ऊपर नीचे हो सकता है प्रोसीजर नीचे लिख के, ये इसके बाद में ये कंटिन्यूटी कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे, बट एंड पॉइंट के बाद में आपका क्या आ जाएगा कि ये वाली ऑब्जर्वेशन वाली टेबल आ जाएगी, और फिर बाद में 7th नंबर आ जाएगा, 7th के बाद में 7 डैश आ जाएगा, ये आपको बोर्ड में करना है। और इसके बाद में लास्ट में आ जाएगा 8 नंबर, और 8 के बाद में कौन सा पॉइंट आ जाएगा, 9 नंबर। ये सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है बोर्ड के अंदर, और अच्छे से लिखना है। 2 कलर के पेन जैसे जनरली बच्चे यूज करते हैं, ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक होती है हेडिंग के लिए और ब्लू होता है अच्छे से लिखने वाला। अगर आप चाहो तो पूरा का पूरा रॉयल ब्लू इंक का पेन यूज करके अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है ना। जितना अच्छा लिखोगे उतने ही अच्छे मार्क्स उसके अंदर बोर्ड में आते हैं, ठीक है बेटा। हर एक पॉइंट का, हर एक इसका एक जो एक मार्क है, ठीक है, उस मार्क्स को अपन को कटने नहीं देना। 8 मार्क है तो पूरा 8 में से 8 अपन को मिल जाना चाहिए, यूनिट भी अच्छे से लिखनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा मोर सॉल्ट टाइट्रेशन का प्रोसीजर हो गया। एक बार इसका वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 डन, ठीक है। अब 2 मिनट 5 मिनट के अंदर मैं आपको ऑक्सैलिक एसिड का भी फटाफट बता देता हूं। आपको जो चेंजेस करने में क्या हो जाएगा, M/20 की जगह पर क्या हो जाएगा, M/40, और मोर सॉल्ट की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। रेस्ट सेम, थियरी वही, उसका अलग थियरी रहेगा, केमिकल इक्वेशन भी उस हिसाब से रहेगी, और प्रोसीजर ऑफ मेकिंग M/40 क्या हो जाएगा आपका, मोर सॉल्ट, या फिर था पहले, अब इसका हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। चलिए, अब कभी कभार बोलते हैं कि मोलारिटी की जगह पे नॉर्मलिटी निकालो, तो मोलारिटी इनटू एन फैक्टर करना है। यहाँ पे लास्ट में जो मोलारिटी आती है ना, उसके अंदर उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, KMnO4 का एन फैक्टर उसे मल्टीप्लाई करते हैं, आपका क्या आ जाएगा, आपकी नॉर्मलिटी आ जाएगी। तो नॉर्मलिटी भी निकालने के लिए आता है इसमें, इज इट फाइन। तो ये अगर आपको बोला जाए कि इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करो, तो ये तो मोलारिटी 1/40 है, तो ऑक्सैलिक एसिड की जो एन फैक्टर 2 होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपकी नॉर्मलिटी आ जाएगी, ठीक है। बाकी प्रोसीजर तो वैसे ही फॉलो करना है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ हेर फेर है नंबर्स का। अच्छा, कैलकुलेशन में आपको क्या करना है, जरा ध्यान दीजिए, चेंज करना है, यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे हो जाएगा M/40 हो गया, और इसका जो मास रहेगा वो होता है 126 हाइड्रेटेड का, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा 1/40, और मोर सॉल्ट की वजह पे क्या हो जाएगा आपका ऑक्सैलिक एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, और यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा 126, तो इसका कितना आ जाएगा 3.15 ग्राम पर लीटर। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 3.15, तो 100 ml में कितना हो जाएगा 0.315, कितना हो जाएगा 0.315 ग्राम। बोलो समझ आ गया बेटा, ये हो गया। अब प्रोसीजर में आपने 1/40 सोल्यूशन मेजर आपका कितना हो जाएगा, मेजर कितना करना है बेटा, मेजर करना है 0.315 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड।
and transfer it in the volumetric flask. Then add some amount of the water, dissolve it. Understood? फिर ये बाद में ये वाली लाइन नहीं आनी चाहिए, ये वाली add drop of this H2SO4, ये सब नहीं आना चाहिए, ये सब कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर ही देता हूँ पूरा, ठीक है ना। ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट, हटा दीजिए इसको, ये ऑक्सिलरी एसिड में नहीं आएगा, प्रोसीजर में थोड़ा सा चेंज आएगा, ठीक है। तो देन इसके बाद में क्या हो जाएगा, देन मेक इट कितना 100 मिलीलीटर। अंडरस्टूड? ये करना है आप लोग को। फिर बाद में इंडिकेटर यूज वही सेम कि KMnO4 इज एक्टिंग एज अ सेल्फ इंडिकेटर, एंड पॉइंट में ट्रांसपेरेंट टू लाइटनिंग हो जाएगा बेटा, ठीक है। और प्रोसीजर ऑफ टाइट्रेशन में अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है। क्या करोगे बेटा कि pipette आउट 10 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ये OA मतलब ऑक्सैलिक एसिड, एंड ट्रांसफर इनटू कॉनिकल फ्लास्क। देन ऐड 10 मिलीलीटर या 1 टेस्ट ट्यूब ऑफ H2SO4, ठीक है। फिर यहाँ पे देखना है, यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे थोड़े से, ये पीछे वाला तो पार्ट है ना, यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे। वो क्या चेंजेस है जरा ध्यान दीजिए कि हीट द सोल्यूशन, कितना हीट करना बेटा, 60 to 70 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। हीट द सोल्यूशन, देन टाइट्रेट अगेंस्ट KMnO4। अंडरस्टूड? ये करना है इसमें, ठीक है, केयरफुली, ठीक है, अगेंस्ट KMnO4 केयरफुली, ठीक है। नहीं आ जाएगा इसमें केयरफुली, जो आपको लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। सो बड़ा सिंपल सा है, आपको पिपेट आउट करना है 10 ml और फिर उसको कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करना है। 10 ml आप डाल दीजिए डाइल्यूट H2SO4, फिर उसको हीट करना है। और हीट करते टाइम में ध्यान रखना उसका जो ऊपर का जो स्टेम है या ऊपर का जो लंबा वाला पार्ट है इसका कॉनिकल फ्लास्क, उस पे चारों तरफ पेपर लगा दीजिए, हैंकी रखो, हैंकी लगा दीजिए, या अगर कोई टाउन्स वगैरह हो अच्छे से हैंडल कर सकते हैं तो इसको यूज करके और टाइट्रेशन करना है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये वाला एंड पॉइंट हो गया। एंड पॉइंट के बाद में आप लोग का ये ऑब्जर्वेशन टेबल आ जाएगी, प्रोसीजर हो जाएगा, सब कुछ वही सेम चीज। फिर आपका ये कैलकुलेशन आएगा। अब कैलकुलेशन में क्या चेंजेस आएंगे, ये 2 तो एज इट इज, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा 5 आ जाएगा उसका, क्या आएगा, इधर आ गया 2, इधर आ जाएगा 5। तो अब मोलारिटी सपोज इसकी आई है y मोल पर लीटर, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, y लिख दिया और लास्ट में आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चे। बाकी कोई चेंजेस है नहीं इसके अंदर, सेम टू सेम वही रहेगा। इसमें ऑब्जर्वेशन टेबल सेम बनेगी, रीडिंग ऊपर नीचे हो सकती है रीडिंग, इसके बाद में यहाँ पे लिखना है, और ये प्रोसीजर लिख दिया, रिजल्ट हो गया, और ये उसका प्रिकॉशन, वही प्रिकॉशन 2 जो आपने उसमें पहले लिखे थे वो, बट यहाँ पे एक ऐड कर सकते हो कि ड्यूरिंग हीटिंग, ठीक है, केयरफुली होल्ड दी कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, हाथ जल जाए या कुछ हो जाए, तो ये सब चीजें आपके प्रिकॉशन में उसमें लिखनी है, ठीक है ना। ये ऑक्सैलिक एसिड का पूरा आपका टाइट्रेशन हो गया। तो ये सीक्वेंस के हिसाब से आपको फॉलो करना है बोर्ड में भी और आपके जर्नल के अंदर भी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 2 3, ठीक है। चलिए, ये था हमारा राइटिंग प्रोसीजर ऑफ दी टाइट्रेशंस 1 and 2। अब ये दोनों टाइट्रेशन आपके बोर्ड के अंदर इंपॉर्टेंट है, आपके कंपटीशन में भी कभी अगर पूछा जाए इससे रिलेटेड तो वो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई प्रॉब्लम है या डाउट है आप लोगों को तो मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर आप सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं, और बाद में मैं आपको डायरेक्ट एक नंबर दूंगा, उसमें आप लोग मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं इसमें, ठीक है, कोई भी तकलीफ वगैरह हो तो। और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल का नाम आपको तो पता ही है, कंपाउंड क्रॉनिकल्स, ठीक है। और मैं इसमें आगे वीडियो डालता रहूँगा, और आपका जितना भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड है डाउट्स वगैरह या प्रॉब्लम है वो सारा सोल्यूशन इस वीडियो के चैनल के ऊपर मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय करो अच्छे से बिना टेंशन के, ठीक है। चलिए, बाय।